अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर इंजाइम इंट्रोडक्शन। इंजाइम का आज हम तारफ पढ़ेंगे। देखिए बेटा, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके अंदर मोस्टली ऐसी टर्म्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में आती रहती हैं। देखिए मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जो देखिए एक टर्म है बेटा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। और मेटाबॉलिज्म की फर्दर टू टाइप्स हैं। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म किसको कहते हैं, इनको डिफाइन करें और एग्जांपल दें। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इंजाइम हाउ एक्ट बायोकैटालिस्ट, यानी कि इंजाइम बायोकैटालिस्ट के तौर पर किस तरह अमल करते हैं, किस तरह एक्ट करते हैं। कुछ और टर्म्स भी मौजूद हैं हमारे पास। इंजाइम को डिफाइन करें, सबस्ट्रेट क्या होता है, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोडक्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। इसी तरह एक दो और पॉइंट भी हैं बेटा। इंट्रा सेलुलर एंजाइम क्या होते हैं, एग्जांपल दें। और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखें मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जिसका क्या मतलब है, इट इज ग्रीक वर्ड एंड इट्स मीन चेंज। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो तब्दीली आ जाए, कोई चेंज आ जाए, कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, तो हम कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म आ रहा है। यानी कि कोई भी जानदार, चाहे वो पौधा हो चाहे कोई जानवर हो, उसके अंदर यानी कि कोई तब्दीली आ जाए तो हम कहेंगे उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। इसी तरह एक और बायोलॉजिस्ट, एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है इब्न नफीस, अब इसने भी इसी तरह की बात कही थी। वो कहता है कि जी जो हमारी बॉडी है ना, वो क्या है बेटा, ऑलवेज अंडर गोइंग चेंज। हमारी बॉडी मुसलसल तब्दीलियों से गुजर रही है, हमारी बॉडी के अंदर मुसलसल चेंज हो रही है। तो अब ये किस तरह तब्दीलियां हो रही हैं, इसको थोड़ा हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमारी बॉडी के अंदर हमेशा हर टाइम रिएक्शन हो रहे हैं, चाहे हम जाग रहे हूँ, सो रहे हूँ, भाग रहे हूँ, हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं। और रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, ग्रोथ होती है और इसी तरह रिप्रोड्यूस स्ट्रक्चर। अब इसका क्या मतलब है। देखिए बेटा, अब मैं सांस ले रहा हूँ तो ये यानी कि अब सांस लेने का मतलब रेस्पिरेशन होता है। तो ये रेस्पिरेशन एक रिएक्शन हो रहा है। अब पौधों के अंदर भी तो रिएक्शन हो रहे होते हैं ना बेटा। देखिए पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस भी एक रिएक्शन है। देखिए बेटा, अगर हम टाइप फर्स्ट को देखें, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म किसको कहते हैं। देखिए इसमें ये होगा कि अब यहां से हम देख लेते हैं। देखें लार्ज मॉलिक्यूल्स का स्मॉलर मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म को आप इस तरह याद करें, कैटा मीन काटना, तो एक इस तरह इमेजिनेशन कर लें। इसमें ये हुआ बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा सा आपको बुलाक नजर आ रहा है, यानी कि ये कोई बड़ा एक मॉलिक्यूल है। जब इसको तोड़ा जाएगा तो इससे छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो इसको हम ये कहेंगे कि हमारे अंदर या किसी भी जानदार के अंदर कैटाबॉलिज्म हो गया। तो अब इस कैटाबॉलिज्म को इस रिएक्शन के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, ये हमको एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज के साथ अब ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, तो इससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड बनने को मिल रही है, वाटर भी बन रहा है और इसी तरह एटीपी भी प्रोड्यूस हो रही है। अब इस कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में असल में हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर अगर हम गौर करें तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट रहा है, अब यहाँ पर देखें ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट गया, उससे छोटे छोटे और मॉलिक्यूल पैदा हो गए, तो हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म हो गया। क्यों, क्योंकि एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो गया। देखिए जब कैटाबॉलिज्म होती है, यानी कि कोई मॉलिक्यूल टूटता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है बेटा, एनर्जी प्रोडक्शन होती है, एनर्जी पैदा होती है। यहाँ पर जिस तरह हमने मेंशन किया है कि जी, तो इस रिएक्शन के दौरान जब ये टूटेगा तो यहाँ पर एटीपी भी पैदा होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एनर्जी पैदा होगी। अब एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी। अब देखिए जिस तरह मिसाल के तौर पर कोई बड़ा पत्थर है, जब उसके ऊपर हम हैमर लगाते हैं, जब उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। कभी आपने गौर किया हो, कभी आप थोड़ा सा उसको हाथ लगाएं तो आपको हीट फील होगी, वो थोड़ा गर्म महसूस होंगे। यानी कि कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो
हीट प्रोडक्शन होगी, यानी कि एनर्जी पैदा होगी। इसी तरीके से जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज टूटेगा तो उसके नतीजे में भी क्या एनर्जी पैदा होगी, यानी कि कैटाबोलिज्म में क्या होता है, एनर्जी पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म की दूसरी टाइप है बेटा एनाबोलिज्म। अब एनाबोलिज्म क्या होता है, देखिए एनाबोलिज्म इस कैटाबोलिज्म का बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल उसका उलट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि when smaller molecule combine to each other and then they form the a larger molecule, यानी कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और जब वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे तो इसको हम कहेंगे कि एनाबोलिज्म हो गया। अब ये कैटाबोलिज्म का उलट हो गया ना, क्योंकि कैटाबोलिज्म एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया था, और एनाबोलिज्म में क्या हुआ, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, उन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। अब एनाबोलिज्म को भी हम एक रिएक्शन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है और ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, अब ये देखें ये छोटा मॉलिक्यूल है, ये भी छोटा मॉलिक्यूल है, जब ये छोटे दो मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे तो इनके बाद क्या होगा बेटा, इन जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा, अब देखें यहाँ पर ग्लूकोज बन गया और उसके साथ ऑक्सीजन खारिज हुई, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल्स का आपस में मिलना और उनसे कोई बड़ा मॉलिक्यूल बन जाना, इसको हम क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म। इसी तरह हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्या है, इंजाइम एक्ट एज बायोकैटालिस्ट, यानी कि इंजाइम बायोकैटालिस्ट के तौर पर किस तरीके से काम करते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी बायोकैटालिस्ट क्या होता है। बायो कहते हैं बेटा लिविंग को, जो जानदार चीजें होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, बायो। कैटालिस्ट कहते हैं बेटा तोड़ने वाला, ब्रेक करने वाला, यानी कि स्पीड अप करने वाला। तो अब बायो कैटालिस्ट का क्या मतलब हुआ, यानी कि कोई ऐसी चीज जो रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, तेज कर दे, और वो चीज क्या होगी, उसको हम कहेंगे इंजाइम। एंड इंजाइम एक्ट एज बायो कैटालिस्ट, यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप करने वाले, तेज करने वाले, क्योंकि ये जानदार के अंदर रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको कहेंगे बायो कैटालिस्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, इंजाइम क्या होते हैं, इंजाइम की कंपोजिशन क्या होती है, इंजाइम किस चीज से मिलकर बने होते हैं। इंजाइम बेटा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं दीज आर प्रोटीन इन नेचर, यानी कि प्रोटीन के बने होते हैं। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि इंजाइम कहाँ पर मौजूद है। देखिए बेटा ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंजाइम। ये हमारे पास इंजाइम मौजूद है और ये पूरा स्ट्रक्चर किस चीज से मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन अब बड़े मॉलिक्यूल हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और वो बड़े मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में मिलकर इंजाइम का स्ट्रक्चर बना देंगे, इंजाइम को बना देंगे। इंजाइम को क्यों बनाएंगे, क्योंकि इंजाइम हमारी बॉडी में बहुत अहम है। क्यों अहम है, क्योंकि उन्होंने बॉडी के अंदर रिएक्शंस को करवाना है, रिएक्शन को स्पीड अप करवाना है। इसी तरह देखते हैं कि जी सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, दीज आर सच मॉलिक्यूल विच एक्ट ऑन एंजाइम। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एंजाइम के ऊपर एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर आपको ये जो मॉलिक्यूल नजर आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कोई सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल मौजूद है। अब इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ने करना क्या है, ये इधर उधर कहीं नहीं घूमेगा बेटा, ये सीधा चला आएगा इस जगह पर ऊपर, ये जो आपको खाली जगह नजर आ रही है ना, तो यहाँ पर आकर फिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आकर रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा। यानी कि अभी हमने देखा कि सबस्ट्रेट ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एंजाइम के ऊपर एक्ट करते हैं, यानी कि बाहर से आकर कोई मॉलिक्यूल जब एंजाइम के अंदर आकर फिट हो जाए तो हम कहेंगे वो क्या चीज है, सबस्ट्रेट है। इसी तरह अब हम देखते हैं बेटा एक और टर्म, एक्टिव साइट क्या होती है। एक्टिव साइट किसको कहते हैं, देखिए बेटा एंजाइम के अंदर आपको यहाँ पर एक गहरी जगह नजर आ रही है, आपको एक यहाँ पर गड्ढा नजर आ रहा है, एक खाली जगह नजर आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव साइट। यानी कि ये ऐसी साइट है जिसके ऊपर क्या सबस्ट्रेट आकर बैठ जाता है, यहाँ पर आकर फिट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। जिस तरह कोई बंदा सोफे के ऊपर जाकर बैठ जाता है तो सोफे वाली जगह क्या कहलाएगी, एक्टिव साइट कहलाएगी। और जो बंदा बैठ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है,
प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर कन्वर्टेड मॉलिक्यूल, यानी कि जो एंड पे हमको हासिल होते हैं। अब प्रोडक्ट को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, ये जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल जब इस एक्टिव साइट के ऊपर आकर फिट हो जाएगा, जब इसके ऊपर आकर फिट हो जाएगा, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगी, तब्दीलियां आएंगी। जब चेंजेस आ जाएगी तो यहाँ पर एंजाइम इसको बाहर निकाल देगा। जब ये इस चीज को, यानी कि जब यहाँ पर उसमें तब्दीलियां आ जाएंगी, जब इसको बाहर निकालेगा तो इसकी कंपोजिशन, यानी कि इसकी अंदरूनी साख्त में थोड़ी चेंज आ जाएगी। तो अब जो हमको नया मॉलिक्यूल मिलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। यानी कि इसके अंदर चेंजेस आई, जब ये यहाँ पर आया, तब्दीलियां होने के बाद इसकी शक्ल इस तरह होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट का नाम देंगे। प्रोडक्ट को एक और एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस तरह समझे, ये जो एंजाइम है ना, एक तरह का ओवन है, और ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है? पिज्जा है। तो जब इस पिज्जे को, यानी कि इस ओवन के अंदर रख देंगे, तो अब यहाँ पर क्या होगा? कुछ टाइम के बाद ये पिज्जा पक जाएगा, बेक हो जाएगा। जब ये पक जाएगा तो इसके अंदर तब्दीलियां आ जाएंगी ना, तो हम कहेंगे अब ये हमारा क्या? प्रोडक्ट बन गया। एक और बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जी, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज होती है? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। यानी कि एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो हमको जरूरत होती है किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। अब इस डायग्राम के ऊपर हम थोड़ा गौर करेंगे बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं एक पर्सन पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है, किस चीज के ऊपर? स्टोन के ऊपर, यानी कि स्टोन को वो धकेल रहा है। अब वो क्या करेगा? अपनी कुछ एनर्जी लगाएगा और इस स्टोन को यहाँ तक ले आएगा। जब ये इस स्टोन को यहाँ तक ले आएगा, तो जो इसने ताकत लगाई, जो एनर्जी लगाई, तो इसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अब आगे होगा क्या? देखिए, ये स्टोन जब ये पत्थर यहाँ तक पहुंच जाएगा, यानी कि इस तरह समझे, ये इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, तो अब वो शख्स क्या करेगा? इस स्टोन को रिलीज कर देगा, नीचे छोड़ देगा। जब ये इस स्टोन को रिलीज कर देगा, तो ये स्टोन दूर जाकर गिरेगा। अब यानी कि उसने यहाँ से यहाँ तक जो इसको पहुंचाया, उसकी जो थोड़ी एनर्जी लगी, वो हमारे पास क्या थी? एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि उसको थोड़ा एक्टिव करने के लिए जो एनर्जी लगाएगी। लेकिन वो कुछ देर के बाद दूर जा गिरा, तो इसको हम कहेंगे, यानी कि थोड़ी एनर्जी लगाकर रिएक्शन कंप्लीट करना एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। तो देखिए बेटा, एंजाइम भी इसी तरीके से काम करने हैं, यानी कि जब कोई भी रिएक्शन होना हो तो इसमें ये थोड़ी सी एनर्जी डाल देते हैं, तो एंजाइम की मौजूदगी में वो रिएक्शन जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से हुआ कि इसकी फोर्स की वजह से वो जल्दी से पत्थर आगे पहुंच गया जहां तक उसको हमने गिराना था। तो एंजाइम भी ऐसे वर्क करते हैं बेटा, यानी कि तेजी से काम करते हैं। तो आइए इस ग्राफ के ऊपर हम समझने की कोशिश करते हैं कि जी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। देखिए बेटा, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो एक्स एक्सिस नजर आ रही है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिएक्शंस की, यानी कि रिएक्शन हो रहे होंगे। जो वर्टिकली है, तो यहाँ पर हम एनर्जी की बात करेंगे। अब हमने करना क्या है? इसके अंदर जो मेन बात है ना, वो ये करनी है। देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल मौजूद है। उस मॉलिक्यूल को इस तरह समझ लें, यानी कि हमारे पास कोई सबस्ट्रेट मौजूद है। तो इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को हमने प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास इंजाइम मौजूद ना हो, यानी कि तो हमको फिर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। और इसी तरह हम यहाँ पर ये भी देखेंगे, अगर एंजाइम मौजूद हो तो उस रिएक्शन में, यानी कि वो रिएक्शन कितनी टाइम लेगा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने में। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में किस तरीके से चेंज होता है। अब देखें, अगर हमारे पास एंजाइम मौजूद हो तो रिएक्शन में क्या होगा? ये सबस्ट्रेट छोटा सा ग्राफ बनाएगा, और इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया। अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हमारे पास एंजाइम मौजूद नहीं है, और ये ब्लू ग्राफ छोटा क्यों बना है? क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि विद एंजाइम, यानी कि अगर एंजाइम हमारे पास मौजूद होंगे तो ये ग्राफ भी छोटा बनेगा,
प्रोडक्ट भी जल्दी बन जाएगा, यानी कि एनर्जी कम लगाना पड़ेगी इंजाइम की मौजूदगी में। और यहाँ पर रेड लाइन के ऊपर देखें तो हमारे पास इंजाइम मौजूद नहीं है, यहाँ पर मैंने लिख दिया विदाउट इंजाइम। अगर यहाँ पर हमारे पास इंजाइम नहीं होगा तो ग्राफ बहुत ऊंचा बनेगा और एनर्जी भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इंट्रा सेलुलर इंजाइम क्या होते हैं, इनको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इंट्रा कहते हैं बेटा इनसाइड, अंदर, सेलुलर सेल, यानी कि ऐसे इंजाइम जो सेल के अंदर मौजूद हों, जो सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद हों, उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर इंजाइम। तो आइए इस बात को हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। देखिए ये बेटा हमारे पास एक एनिमल सेल मौजूद है, ये उसका अंदर वाला क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो इंजाइम होंगे तो ऐसे इंजाइम को हम कहेंगे इंट्रासेलुलर इंजाइम, क्योंकि वो क्या साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। और इसी तरह साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा एक रिएक्शन होगा जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इसमें यह होता है कि ग्लूकोज टूट जाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का टूट जाना क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ये एक रिएक्शन है और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमको किस चीज की जरूरत हुई, इंजाइम की, और वो इंजाइम हमारे पास यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। अब नेक्स्ट है कि जी एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम क्या होते हैं। एक्स्ट्रा कहते हैं बेटा आउटसाइड, सेलुलर सेल, यानी कि सेल से बाहर जो इंजाइम होंगे, सेल से बाहर इंजाइम जो वर्क कर रहे होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम। अब इस चीज को हम एक डायग्राम के जरिए समझते हैं बेटा। आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है स्टमक की, यानी कि मैदे के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो हमारा स्टमक है ना, इसके अंदर एक बड़ी सी कैविटी है, खला है, यानी कि अब इस तरह हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हमने रिएक्शन करना है। तो इस खला के अंदर जब रिएक्शन होगा, यानी कि सेल से बाहर रिएक्शन हो रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शन। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शन एंजाइम की वजह से होगा। तो इस बात को हम यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा ये हमारे पास स्टमक मौजूद है, जब हम रोटी का लुकमा खाएंगे, खुराक खाएंगे, तो वो रोटी का लुकमा फिर यहाँ पर आ जाएगा, इस स्टमक के अंदर आ जाएगा। जब ये स्टमक के अंदर आ जाएगा तो होगा क्या, तो फिर होगा ये बेटा, ये जो स्टमक की दीवारें आपको नजर आ रही हैं, तो यहाँ से कोई स्पेशल एंजाइम निकलेंगे जिनको हम क्या कहेंगे, पेप्सिन। और ये एंजाइम पेप्सिन अपने आप को एक और शक्ल में निकालेगा जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजन। अब यानी कि ये पेप्सिन अपने आप को इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन की शक्ल में इस स्टमक की दीवारों से निकालेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको रेड डॉट नजर आ रहे हैं, ये असल में क्या है, पेप्सिनोजन एंजाइम है। अब ये एंजाइम इसकी दीवारों से क्यों खारिज हो रहे हैं, ये एंजाइम इसलिए खारिज हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस फूड के ऊपर अटैक करना है, इस खुराक के टुकड़े को इन्होंने क्या करना है, ब्रेक डाउन करनी है उसकी, इसको तोड़ना है। जब ये वाले एंजाइम यानी कि पेप्सिनोजन जब इस खुराक के टुकड़े को तोड़ देंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, अब पीसेस बन जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। अब यानी कि एंजाइम का ये काम होता है कि किसी चीज की ब्रेक डाउन करना, किसी चीज को तोड़ना। अब ये तोड़ने का अमल, जो खुराक की डाइजेशन हो रही है, खुराक टूटी जा रही है, तो ये एक रिएक्शन है ना बेटा डाइजेशन का। तो डाइजेशन करने के लिए एंजाइम की जरूरत हुई,